स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग 10th क्लास का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत जगह आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा और साइंस बहुत जगह पढ़ते भी होंगे। मैं जो साइंस पढ़ाऊंगा आप लोगों को एकदम इजी वे में मैं इसको बताऊंगा, और मेरा पढ़ाया हुआ साइंस जो है ना बच्चों को ज्यादातर समझ में आता है। तो आप इसको देखिएगा अच्छा तरीका से और समझने का प्रयास कीजिएगा। हर एक टॉपिक को मैं एकदम इजी वे में आपको क्लियर करके बताता हूं। तो चलिए, हम लोगों ने यहाँ पे एनसीईआरटी किताब ही ले लिया है और बीच बीच में मैं सभी चीजें आप लोगों को जानकारी देते रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको दो तीन चीजें जानकारी होनी चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, जब कोई भी नया पदार्थ बनता है तो हम जानते हैं कि उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, भौतिक अभिक्रियाएं होती है और रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। भौतिक अभिक्रिया में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा नया पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है ना? तो याद रखिए, जैसे दूध से दही का बनना, ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना कौन अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में कोई ना कोई नया पदार्थ जरूर बनता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया बोलने से पहले एक दो चीजों का आपको जानकारी होना जरूरी है। देखिए, इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, और आपको मालूम होना चाहिए उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है? तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें मैं बोलूंगा और आपको कॉपी पर नोट कर लेना है, वरना बहुत सारी चीजें अगर लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आपको ही दिक्कत होगा बहुत सारी चीजें नोट करने में। तो मैं बोलूंगा, लिखते जाइएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं Cu प्लस O2 और ये बनाएगा CuO बनाएगा। समीकरण संतुलित नहीं है तो इसको हम लोग संतुलित कर देते हैं, ये अलग की बात है, ये आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे जो Cu प्लस O2 जो हम लोगों ने लिया है इसको हम कहेंगे अभिकारक। इसको क्या कहेंगे? अभिकारक। और ये 2CO जो बना हुआ है इसे कहते हैं हम लोग उत्पाद, यानी इसको रिएक्टेंट्स बोलेंगे और इसको हम लोग प्रोडक्ट्स के नाम से जानेंगे। इस बात को आपको याद होना चाहिए। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्पाद कहते हैं। इस बात की आपको जानकारी रहनी चाहिए। जैसे कि H प्लस O2, तो यहाँ पे ये इसको बोलेंगे अभिकारक और H2O जो बनेगा इसको कहेंगे हम लोग उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्पाद कहते हैं। वीडियो में मैं पूरा बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। बाकी मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें सारी चीजें लिखी रहेंगी, आप उसको देख के आराम से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि अपने दैनिक जीवन में परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। गर्मियों में उसको लोहे तथा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन को पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। ये टोटल गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध, ये टोटल अभिक्रियाएं क्या होती है? ये टोटल अभिक्रियाएं क्या है? आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं है। इस बात को आपको याद रखना है। अंगूर का किण्वन होना ये आपका कौन अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पकाना रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, जब किसी चीज को गर्म किया जाता है तो वो हमेशा रासायनिक अभिक्रिया ही कहलाता है, क्योंकि गर्म करने के पश्चात भोजन जो है ना, नया पदार्थ कोई ना कोई क्या होता है? तो क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। हमारे शरीर में भोजन का पचना, हम सांस लेते हैं, सांस लेना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये पांचों जो एग्जांपल दिया है, 1 2 3 4 5 एग्जांपल दिया है, ये पांचों एग्जांपल कौन अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया है। एग्जाम में डायरेक्टली इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कहेगा भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया। अंगूर का किण्वन रासायनिक अभिक्रिया है।
ठीक है, हम सांस लेते हैं, कौन अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये सब चीजों को आपको याद रखना है। इन सभी परिस्थिति में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं अभिक्रिया हुई है। यानी जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया हुई है। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ तो कह सकते हैं कोई ना कोई अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। इन प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। स्टूडेंट, एनसीईआरटी में सबसे पहले आप लोग एक बात याद रखिएगा कि जो ये क्रियाकलाप देता है, यानी जो ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए देता है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रेलवे के एग्जाम में तो डायरेक्ट फिगर दे दिया था इस साल यह फिगर दे दिया था। अब फिगर दे के पूछा था कि ये क्या कहना चाहता है। फिगर दे के पूछा था कि ये क्या कहना चाहता है। तो इसको आप फिगर को भी आपको याद रखना है, इसीलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए, वरना और कोई बात नहीं होती है इसमें। कोई इसमें ऐसा नहीं होता है पूछ सिंह लगा होता है। ये फिगर और इसमें का जो वर्ड जो होता है ना, वो एग्जाम में डायरेक्टली दे देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बर्नर लिए हुए हैं हम। यहाँ पे क्या लिए हुए हैं? एक बर्नर को पकड़े हुए हैं और यहाँ पे ये चिमटा लिए हुए हैं। चिमटा समझते हैं, सरसी वगैरह, ये सरसी वगैरह लिए गए हैं। और ये है मैग्नीशियम रिबन। ये क्या है? मैग्नीशियम रिबन। ये मैग्नीशियम रिबन है। और यहाँ पे ये वाच ग्लास है और ये मैग्नीशियम है ना। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे ये चिमटा गिरेगा, इस पर से गिरेगा। देखिए हम ऐसे पकड़ के क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के चिमटा पकड़ के ऐसे मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं? जलाते हैं। ठीक है, चिमटा के सहारे मैग्नीशियम रिबन को क्या कर सकते हैं? जलाते हैं। तो जलाने के फलस्वरूप यह इस कटोरा में गिरता है, इस कटोरा में गिरता है। ठीक है ना। तो ये दिखा रहा है, ये एक बर्नर है, लाइट है, लाइट ऐसे जला दिए गए मोमबत्ती वगैरह, और मैग्नीशियम रिबन को चिमटा से पकड़ के क्या किया गया है? पकड़ा गया है। और चिमटा से मैग्नीशियम रिबन जलता है और जलने के फलस्वरूप नीचे यहाँ पे गिरता है वो काले रंग का ऑक्साइड। कैसा होता है मैग्नीशियम को? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है? MgO कैसा होता है? ये MgO किस प्रकार का होता है? तो आप याद रखिएगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड उजले रंग का होता है। किस रंग का होता है? कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है बाबू। कॉपर ऑक्साइड किस रंग का होता है? काले रंग का होता है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है यह उजले रंग का होता है। किस रंग का होता है? उजले रंग का होता है। ठीक है, समझ रहे हो? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड उजले रंग का होता है। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले इस बात जानिए लोग, जब यह जलता है तो चकाचौंध रोशनी के साथ जलता है, यानी उजली व्हाइट रोशनी के साथ जलता है। किस रोशनी के साथ जलता है? तो व्हाइट रोशनी के साथ जलता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा किया जा रहा है। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि यह फिगर कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जा रहा है। और ये जो वाच ग्लास है, इसमें क्या इकट्ठा किया जा रहा है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या किया जा रहा है? तो इकट्ठा किया जा रहा है। यह फिगर हमको बता रहा है। क्वेश्चन आएगा कि यह फिगर हमें क्या बता रहा है, तो आप कहिएगा यह फिगर हमें बता रहा है कि मैग्नीशियम को क्या किया जाता है? वायु में दहन किया जाता है और इस वाच ग्लास में मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या किया जा रहा है? तो प्राप्त किया जा रहा है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। और जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो यह चकाचौंध रोशनी के साथ जलता है, यानी वायु एकदम उजला रोशनी के साथ जलता है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और भी आता है इससे कि मैग्नीशियम के फीते को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो देखिए, चूंकि मैग्नीशियम एक धातु है, जब इसको खुली वायु में छोड़ देते हैं तो क्या होता है? इसको MgO की परत चढ़ जाती है, उजली परत चढ़ जाती है। कैसी परत चढ़ जाती है? उजली परत चढ़ जाती है। यही परत को हटाने के लिए हम रेगमाल से क्या करते हैं? उसको साफ करते हैं। तो ये फिगर के द्वारा जस्टिफाई हो गया होगा। आई होप दैट ये आपको समझ में आया होगा। ये ले लिए बर्नर, यहाँ पे ले लिए चिमटा, ये ले लिए मैग्नीशियम का फीता, जला रहे हैं। यहाँ पे ऊपर से गिरेगा, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊपर से क्या करेगा? गिरेगा। और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? तो ये प्राप्त कर सकते हैं वाच ग्लास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझते जाइएगा। यहाँ पे देखिएगा, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा लगा सकते हैं। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लीजिए। रेगमाल से रगड़ने की क्यों जरूरत पड़ती है?
रेगमाल से रगड़ने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि मैग्नीशियम एक धातु है। मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है। इसको खुली वायु में छोड़ देते हैं तो जानते हैं कि कोई भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और ऑक्साइड बना देता है। तो उसी परत को हटाने के लिए, झाड़ने के लिए रेगमाल से क्या करते हैं? उसको साफ कर देते हैं कि प्रत्यक्ष वायु के संपर्क में क्या करे, वो आ जाए। समझ रहे ना? इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर पर दहन करिए तथा इससे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। जैसे कि 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या परीक्षण किया? हमने यही परीक्षण किया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो उजले रंग का प्राप्त होता है और उसके बाद जो ये जलता है चकाचौंध रोशनी के साथ जलेगा। कैसा जलेगा? चकाचौंध रोशनी के साथ जलेगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं सीखनी है, जितना मैं बताते जा रहा हूं उतना आप समझते जाइएगा। बस इतना ही आपके लिए काफी होगा। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है? उजला होता है। कैसा होता है? उजला होता है, याद रखेगा। और CuO कैसा होता है? काला होता है, इस बात को याद रखेगा। और कॉपर का रंग कैसा होता है? कॉपर का रंग भूरा होता है। चांदी का रंग कैसा होता है? उजला होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। अच्छा, Mg प्लस O2 क्या बनता है? MgO बनता है ना? MgO बनता है। तो इसमें कौन कौन पदार्थ भाग ले रहे हैं? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर MgO बना रहे हैं। आप समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्रियाकलाप देखते हैं हम लोग, यानी प्रैक्टिस देखते हैं। यहाँ पे इस प्रैक्टिस में क्या दिखाने का कोशिश कर रहा है, इसको आप देखिएगा। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इस चीज को यह दिखाने का प्रयास करता है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको बताते हैं कि कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी क्या होती है, तो रासायनिक, आप नोट करते चलिएगा लो, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिखते चलूंगा, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो दिल से पढ़िए, आपको मन से पढ़िए, सिर्फ वीडियो देखिए मत आप लोग। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ चीजें परिवर्तित होती है। क्या होता है? तो अवस्था में परिवर्तन होता है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, कोई ना कोई गैस निकलती है और ताप में परिवर्तन होता है। क्या होता है? तो ताप में परिवर्तन होता है। और एक और पॉइंट लिखिए कि अवक्षेप का निर्माण होता है। क्या होता है? अवक्षेप निर्माण अवक्षेप निर्माण होता है। स्टूडेंट, आपको इस बात को याद रखना है कि कोई जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये सभी निम्न चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? तो अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी अगर सॉलिड है तो वह गैस में बदल जाता है ना। सॉलिड कोई ठोस है तो वह अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। द्रव है तो वो भी गैस में बदल सकता है। तो ये अवस्था में परिवर्तन होता है, चेंज इनटू स्टेट। उसके बाद रंग में परिवर्तन होता है, चेंज इनटू कलर, है ना। गैस क्या निकलता है? माने गैस कोई ना कोई बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकले, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, कोई भी गैस बाहर निकल सकती है। तापमान में परिवर्तन होता है, यानी टेम्परेचर उसके फलस्वरूप या तो ठंडा हो जाता है या तो गर्म हो जाता है। जैसे कि हम चूना को पानी में डालते हैं और क्या करते हैं, वो कभी चूना का CaO को पानी में डालते हैं तो आप देखते हैं ना कि बहुत ज्यादा वो क्या करता है? उबलने लगता है। तो बहुत ज्यादा जब उबलने लगता है, इसका मतलब क्या होता है? टेम्परेचर में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, कोई ना कोई गैस निकलती है, और क्या होता है? तापमान में परिवर्तन होता है, और क्या होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है। इस बात को आपको क्या रखना है? तो याद रखना है। आगे बढ़े। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्याय में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, उनके प्रतीक। अच्छा, इस चीज को हम देख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। कैसे? आप लोग देखिएगा, हम लोहा को रख देंगे कहीं पे, तो देखते हैं कि वो मिट्टी में रहता है, तो उस पर वो कुछ दिन के बाद लाल भूरा युक्त परत चढ़ जाता है, तो उस पर जंग लग जाता है। जंग लगने के बाद एक क्वेश्चन आता है कि जंग लगने के बाद लोहा का जो भार है वो बढ़ जाता है, घट जाता है? नहीं, बढ़ जाता है। जंग लगने के बाद जब भी जंग लग जाता है तो लोहा का भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है। लेकिन जब उसको पीट के जब झाड़ देते हैं तो लोहा एकदम खोखला हो जाता है।
तो पीट के झाड़ने के पहले लोहा का वजन कैसा होता है, तो बढ़ जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक चीज दिखाया गया है, ध्यान देखिएगा लोग। जब भी कोई धातु, पॉइंट नंबर 1 नोट कीजिएगा, जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो एक गैस निकलती है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा, जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है या क्षार के साथ अभिक्रिया करेगी तो एक गैस निकलती है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन गैस का पहचान होता है कि यह चटाक चटाक करके जलता है। यह कैसे जलता है लोग, चटाक चटाक, फटाक फटाक, पॉप साउंड के साथ जलता है। तो ये कौन सी गैस होती है, ये गैस होती है हाइड्रोजन। क्वेश्चन पूछेगा, कोई गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, कौन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कोई गैस जलने में सहायक होती है, कौन गैस होती है, ऑक्सीजन। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। जो फटफट के जलती है हाइड्रोजन, चटाक चटाक जलती है हाइड्रोजन, जलते हुए किसी चीज को बुझा देती है कार्बन डाइऑक्साइड, जलने में सहायक होती है ऑक्सीजन। ये सभी चीजों को आपको याद रखना है। देखिए यह फिगर क्या समझने की कोशिश किया है, देखो मैं फिगर को क्लियर करते चलता हूं जिससे कि आप, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये फिगर अगर आपको दे दे और पूछे कि ये फिगर कहना क्या चाहता है, तो आप जस्ट इसको क्या कीजिएगा, प्यूरिफाई कर दीजिएगा। जैसे देखो यह एक परखनली है, क्या है, तो परखनली है। और परखनली में नीचे हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिए हैं। तनु सल्फ्यूरिक, तनु का मतलब तनी एक, तनु का मतलब तनी एक, सॉरी तनु का मतलब तनी एक मत समझो। तनु और सांद्र दो चीजें आपको माइंड में रखनी है। तो बताइए तनु का मतलब क्या होता है, तनु का मतलब होता है पंछुचूर, तनु का मतलब क्या होता है, पंछुचूर। और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। मान लीजिए बारात और रात में जब क्या होता है, दही घट जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, तो उसको तनु बना देते हैं। क्या बना देते हैं, तनु। और जब दही, जब कमे आदमी रहते हैं तो क्या खिलाया जाता है, सांद्र, है ना, खूब एकदम कठिन दही एकदम खिलाया जाता है तो क्या कहलाता है, सांद्र। और जब पानी उसमें मिला दिया जाता है तो क्या कहलाता है, तनु। तो ध्यान दीजिएगा लोग, एक परखनली है, इसमें क्या कहते हैं, यह जो पानी की तरह जो लिया गया है ना, पानी की तरह दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये जो पानी की तरह दिखाई दे रहा है, यह पानी की तरह दिखाई दे रहा है, यह है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक मतलब पानी की तरह एक अम्ल ले लिया गया है और इस नाम का इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। क्या है, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 कहते हैं, इसे अम्लों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ एसिड कहते हैं H2SO4 को, याद रखिएगा। तो देखिए ले लिया, और लेने के बाद हम क्या किए हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये छोटा छोटा चीज, यह छोटा छोटा चीज दिखाई दे रहा है, यह है जिंक। यह क्या है, जिंक। यह है आपका Zn। क्या है, Zn। तो Zn क्या है, एक धातु है। Zn क्या है, एक धातु है। और H2SO4 क्या है, एक अम्ल है। तो आप बताइए जब ये अभिक्रिया करेंगे, Zn प्लस H2SO4 करेंगे तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। समझ रहे ना। तो देखिए मतलब कि यहाँ पे देखिए Zn प्लस H2SO4 आपका बनाएगा ZnSO4 और प्लस कौन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस बात को आपको क्या रखना है, तो याद रखना है। ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल भी है। ये किस अभिक्रिया का एग्जांपल है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या जस्ट आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ठीक। Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए लो ज्यादा, वो अच्छा किया है। यहाँ पे देखो, तो ये फिगर हमें क्या समझाना चाहता है, यह फिगर, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, समझिए क्या मैं समझा रहा हूँ। ये फिगर क्या समझा रहा है, यह फिगर समझा रहा है कि एक परखनली ले लीजिए और परखनली में ये जो है ना तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें यह जिंक डाला गया है। तो जब अम्ल और जिंक आपस में अभिक्रिया करेंगे, फेटाएंगे, तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो बता चुके हैं कि जब भी कोई धातु, Zn क्या है, धातु, H2SO4 क्या है, अम्ल। तो जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस बात को आपको याद